हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास शुरू करो ताकि हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तब तक के लिए अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मैसेज कर सकता है। गुड इवनिंग सविता। और मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ कि आपको ऑडियो वीडियो जो है क्लियर है। ओके, तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। आज हमारी एक ही क्लास होगी। मैं पहले ही आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रही हूँ। आज सिर्फ ये 6 से 7 बजे वाली क्लास होगी। आपकी 8 से 9 बजे वाली क्लास आज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, तब तक के लिए आप पढ़ लेना, अपना जो नोट्स है वो बना लेना और आपके जो नोट्स है वो मैं 9 बजे तक अपलोड कर दूंगी। और आज हम जो है फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि फ्लूवियल का मतलब है पानी के द्वारा। हाँ जी, तबीयत खराब है इसलिए क्लास नहीं ले पाऊंगी सविता, तो मैंने सोचा कम से कम आपकी एक क्लास तो ले लेती हूँ। तो मैंने पीपीटी बना लिया आप लोगों की और ये क्लास ले लेती हूँ मैं। तो आप सबकी जो प्रॉब्लम है वो मैं लास्ट में देख लूंगी। आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे लिख देना। तब तक शुरू करते हैं अपना। तो ये देखो, ये है हमारा फिलर फॉर्म ऐप का टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम चैनल। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इस यहाँ पर आपको जो है लाइव क्लास के रिगार्डिंग अपडेट दिया जाता है। साथ ही साथ आपको जो भी एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम की डेट कब है, आपका पीएचडी एंट्रेंस है कोई, उन सब के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो जिसने भी ये ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकता है। और उसके बाद ये देखो, ये आपका क्या है, फिलर फॉर्म ऐप है। ये फिलर फॉर्म ऐप का होम स्क्रीन है और इस फिलर फॉर्म ऐप पर आपके पेपर 1 पेपर 2 के नोट्स प्रोवाइड हैं। आपको पीवाईक्यू दिए गए हैं, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। और आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो जिसने भी ये ज्वाइन नहीं किया है वो फिलर फॉर्म ऐप को ज्वाइन कर लो और आपको यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के जो नोट्स हैं पीवाईक्यू वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और अभी देखो, आपका रक्षाबंधन चल रहा है, रक्षाबंधन है तो उसके लिए आपके ऑफर अवेलेबल हैं। तो आपका जो कोर्स है वो आपको दोनों पेपर 1799 में आपको जो है दोनों पेपर मिल जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2। और इस पर अगर आप मेरा जो कूपन कोड है किरण 10, मेरा कूपन कोड किरण 10 यूज करोगे तो उस पे आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो अब ये हमारा रोड मैप है। इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है जियोमॉर्फोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी के बाद हम क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी कंप्लीट करेंगे। और ये देखो, ये हमारे इतने टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी, वेदरिंग, ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न, और ये जो मोर्फोमेट्री ऑफ ड्रेनेज बेसिन है ये हम करेंगे। ये हम आपका करेंगे यूनिट 9 यानी कि ज्योग्राफिकल टेक्निक में। अब हम आज पढ़ रहे हैं फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है। फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी हिंदी में आपका जो फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी है, पहले उसको देखते हैं। द वर्क ऑफ रनिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ सरफेस रन ऑफ और ओवरलैंड फ्लो एंड स्ट्रीम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल द एक्सोजेनेटिक और प्लांटेशन प्रोसेस। ये कहते हैं कि आपके सतही अपवाह यानी कि आपके ऊपर सरफेस पे जो पानी बह रहा है, या भूमि प्रवाह, और आपकी जो नदियां होती हैं उनके रूप में जो पानी बह रहा है,
पानी, बहते पानी का जो कार्य है वो सभी बहिर्जात या नियोजन प्रक्रियाओं में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बहता हुआ पानी है वो सबसे ज्यादा व्यापक है और इस ग्रह पृथ्वी पर बहिर्जात प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जो भूमिका रोल प्ले करता है वो आपका कौन करता है, यही करता है। ठीक है, एक बार इंग्लिश में पढ़ो, द वर्क ऑफ रनिंग वाटर। द वर्क ऑफ रनिंग वाटर क्या है आपका, कि आपका बहता हुआ पानी, और बहता हुआ आपका पानी कैसे बह रहा है, आपका पानी दो दो जो सरफेस आपके दो तरीके से अवेलेबल है, एक आपका पानी अवेलेबल है अंडरग्राउंड वाटर के जरिए और एक आपका पानी अवेलेबल है सरफेस यानी कि आपका सतह पे जो जल बह रहा है उसके जरिए। तो आपका जो रनिंग वाटर है वो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सोजेनेटिक फोर्स है जो आपका क्या करता है, इरोजन करता है। और देखो इन एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में आपका कौन कौन सा है, आपका ग्राउंड वाटर है यानी कि आपका नीचे धरती के नीचे जो जल बह रहा है उसकी वजह से इरोजन होता है, आपका सी वेव है यानी कि समुद्री धाराएं हैं, ग्लेशियर है, विंड है, पेरीग्लेशियल प्रोसेस है। इन सब में से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका ये रनिंग वाटर। ठीक है, ये जो पानी है, ये जो आपका पानी पहाड़ों से लेके समुद्र तक जा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसकी वजह से आपके बीच में कुछ आकृतियां बनती है, अब उन आकृतियों को हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, द लैंड फॉर्म आइदर कार्ड आउट और बिल्ट अप, ये कहते हैं कि बहते पानी द्वारा कटी हुई यानी कि अपर्दन के कारण या निर्मित या जमाव के कारण, यानी कि आपका ये जो जल बह रहा है ना, या तो इस बहते हुए जल के द्वारा कोई आपका जो सरफेस है उसका इरोजन हो जाता है यानी कि वो खत्म हो जाता है वो सरफेस, या इस बहते हुए जल के द्वारा आपका कोई जो सरफेस है वो बन जाता है। ठीक है, तो आपका जो पानी है, पानी आपका इरोजन और डिपोजिशन दोनों कार्य करता है और उसकी वजह से आपकी कुछ भू आकृतियां बनती हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, जलीय भू आकृतियां, जो आपके लैंड फॉर्म पानी के इरोजनल और डिपोजिशनल प्रोसेस के द्वारा बनी होती है उन्हें बोलते हैं आपका फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, या फिर फ्लूवियल लैंडफॉर्म अपर्दन और निक्षेपण दोनों से जो बनती है। और बहता हुआ जल जो इन्हें आकार देता है यानी कि जो आपका ये जल बह रहा है जो ये लैंडफॉर्म को बनाता है, इनको शेप देता है, उसको जलीय प्रोसेस कहते हैं, जिसमें आपका भूमि प्रवाह यानी कि आपका जो भूमिगत जल है वो शामिल है। इंग्लिश में देख लो, बाय रनिंग वाटर आर कोल्ड फ्लूवियल लैंडफॉर्म, यानी कि जो आपके लैंडफॉर्म या तो बहते जल के द्वारा खत्म हो गए या बहते जल के द्वारा बने हैं उनको बोला जाता है फ्लूवियल लैंडफॉर्म। आपके जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म है वो आपके इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों तरीके के हैं। और जो आपका ये बहता हुआ जल है वो शेप देता है किसको, जो आपका ये बहता हुआ जल शेप दे रहा है लैंड फॉर्म को, उसको बोला जाता है, उन प्रोसेस को बोला जाता है फ्लूवियल प्रोसेसेस, जिसमें आपका सरफेस का रन ऑफ यानी कि ऊपर धरातल के ऊपर जो जल बह रहा है उसमें स्पेशली जो नदियों का पानी है, नदियों के पानी को इंक्लूड किया जाता है। तो ये होता है फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी। फ्लूवियल लैंडफॉर्म समझ में आ गया, फ्लूवियल लैंडफॉर्म कौन से होते हैं, जो नदी के द्वारा या बहते जल के द्वारा जो आपके लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं इरोजन और डिपोजिशन के द्वारा, उसको बोलते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म। और जो पानी इनको शेप देता है इन लैंडफॉर्म को, उनको बोला जाता है फ्लूवियल प्रोसेसेस। ठीक है, अब ये कहते हैं जो आपका रेन वाटर है वो आपकी अर्थ सरफेस पर पहुंचता है और वो क्या बन जाता है, आपका सतही जल बन जाता है। आपका जब ये रेन वाटर ऊपर है तो ये कैसा है, बारिश का पानी, लेकिन जैसे ही ये बारिश का पानी नीचे धरातल पर बहता और फिर बहने लगता है उसको बोला जाता है सरफेस रन ऑफ, जो कि आपके ग्राउंड पर क्या है, फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ये जो आपका ग्राउंड पर सरफेस पर ये जो पानी है वो क्या बन जाता है, एक धारा बन जाता है, एक स्ट्रीम बन जाता है। जब आपका पानी
जब आपका पानी एक सर्टेन हाइट से यानी कि एक स्लोप के द्वारा ऊपर से नीचे की तरफ जब बहता है ग्रेविटी के कारण, ठीक है, तो अब हम उनको बोला जाता है स्ट्रीम। नदियां क्या होता है, नदियां होती है जब स्लोप के सहारे आपका पानी एक हाइट से नीचे की तरफ मूव करना पड़ता है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ जब पानी चलता है, तो उसकी वजह से आपकी जो स्ट्रीम है उसकी कुछ कैटेगरी होती है, 4 ब्रॉड कैटेगरी आपकी नदियों की। आपकी पेरेनियल या परमानेंट स्ट्रीम। पेरेनियल या परमानेंट स्ट्रीम का मतलब है ऐसी स्ट्रीम जिनमें पानी हमेशा से रहता है, जो पूरे 12 के 12 महीने जिनमें पानी रहता है उनको बोला जाता है आपका पेरिनियल या परमानेंट स्ट्रीम। उसके बाद आपका सेकंड है नॉन परमानेंट और सीजनल स्ट्रीम। नॉन परमानेंट या सीजनल स्ट्रीम कौन सी है, ऐसी स्ट्रीम जिनमें पानी सिर्फ जब होता है जब आपका बारिश होता है तो उनमें पानी फुल है, लेकिन जैसे ही बारिश चली जाती है वो सूख जाती है। इंटरमीडिएंट नदी, इंटरमीडिएंट स्ट्रीम कौन सी होती है, इंटरमीडिएंट स्ट्रीम्स होती है आपकी जो नदियां क्या हो जाती है बीच में ही गायब हो जाती हैं। जैसे आपका जो भाबर रीजन है, भाबर रीजन में ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो नदियां इन पत्थरों के नीचे से बहना शुरू हो देती है, इसलिए इसको बोला जाता है इंटरमीडिएंट स्ट्रीम। और एक होता है आपका एपी हेमरल स्ट्रीम। हिंदी में देख लो, आपकी ये 4 तरीके की है। आपका इंटरमीडिएंट मतलब रुक रुक कर आने वाली, और आपका जो एपीहेर्मल स्ट्रीम है वो कौन सी है, यानी कि अल्पकालिक धाराएं। आपकी जो एपीहेमरल जो स्ट्रीम है, आपकी एपीहेमरल स्ट्रीम वो स्ट्रीम होती है जब बारिश हो जाती है ना, आपकी मान लो ये बारिश हो गई, तो बारिश हो गई तो आपका पानी आ गया, लेकिन बारिश नहीं है तो यहाँ पे कोई नदी नहीं है, ठीक है। ये एपीहेमरल स्ट्रीम क्या होती है, जिसमें जो पानी बहता है वो सिर्फ तब बहता है जब आपका क्या होती है बारिश होती है, ठीक है। ये होती है आपकी एपीहेमरल स्ट्रीम। वो स्ट्रीम वो स्ट्रीम जिसमें पानी सिर्फ थोड़ी ड्यूरेशन के लिए बहता है, वो भी या तो जब आपका प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल होती है सिर्फ तब उस नदी में पानी होता है, उसको बोला जाता है आपकी एपीहेमरल स्ट्रीम, ठीक है। हिंदी में देख लो कि पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाला वर्षा का जल जब पार्श्विक रूप से जमीन की सतह पर फैलता तो सतही अपवाह बन जाता है। यानी कि ये आपका जब वर्षा का जल जब तक ऊपर है तब तक तो ये आपके सतही जल नहीं बनता ना, लेकिन जब ये जैसे ही ये पानी बारिश की बूंदें नीचे आपके सरफेस पर पड़ती है तो उसको बोला जाता है सतही अपवाह, यानी कि आपके जमीन पर बहने वाले पानी को बोला जाता है सतही अपवाह। और ये आपका जो सतही अपवाह है उसमें क्या होता है, आपकी एक धारा बन जाती है, ठीक है। एक धारा कैसे बनती है, हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड, यानी कि ऊंचाई से नीचे की तरफ एक धारा, एक क्या है, एक धारा बन जाती है, उसको बोला जाता है आपका स्ट्रीम। यानी कि ग्रेविटेशन की वजह से पानी ऊपर से नीचे की ओर चलना शुरू हो जाता है, और इसी की वजह से आपकी क्या बनती है स्ट्रीम। आपकी स्ट्रीम के 4 टाइप है, 12मासी या स्थायी धाराएं। 12मासी या स्थायी धाराएं यानी कि जिनमें हमेशा पानी रहता है, ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे 12 महीने आपका पानी रहता है। उसके बाद आपकी गैर स्थायी या मौसमी धाराएं। गैर स्थायी या मौसमी धाराएं जिनको सीजनल स्ट्रीम भी बोलते हैं, वो स्ट्रीम होते हैं जो सिर्फ सीजन के अकॉर्डिंग बहती हैं। सर्दियों में क्या इनमें बर्फ जम जाती है, गर्मियों में ये क्या है, गर्मियों में मानसून के द्वारा सिर्फ ये बहती है, सॉरी सर्दियों में इनमें बर्फ नहीं जमती, सिर्फ ये गर्मियों में जब बारिश होती है तब चलती हैं। उसके बाद आपकी रुक रुक कर आने वाली धाराएं और आपकी अल्पकालिक धाराएं, ठीक है। तो ये चारों मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आपके लिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है आपका जियोलॉजिकल वर्क ऑफ फ्लूवियल प्रोसेस और रिवर।
अब आपका जो नदी है ना, नदी का जो ये जियोलॉजिकल वर्क है, यानी कि जो ये फ्लूवियल प्रोसेस है, ये 3 स्टेज में काम करता है, 3 तरीके से काम करता है। सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले इरोजन करेगा, इरोजन के बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन और फिर डिपोजिशन। कैसे, ये देखो ये आपकी नदियां हैं, पहाड़ है, फिर आपका प्लेन एरिया और फिर आपका ये सी है। क्या है, नदियां यहाँ से जब शुरू होती हैं तो क्या करते हैं, इस माउंटेन को कट कर देती हैं, कट करती हैं। ठीक है, पहले इसका क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी शुरू होगी वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होती है, आपकी जो सोयल है ना, आपकी जो रोक्स है, रोक के जो छोटे छोटे कण है ना, इनमें क्या हो जाता है, स्पेस हो जाता है। वेदरिंग का मतलब होता है, मैंने समझाया था, वेदरिंग में आपका जो सोयल है, सोयल सॉरी वेदरिंग में आपके जो रोक्स है, उसके जो पदार्थ है वे क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। आपके रोक के जो मिनरल्स है वो क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। आपके जो जिन मिनरल से रोक बनी होती है वो क्या है, लूज हो जाते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। और जो आपका वेदरिंग होता है, वेदरिंग में वो आपके डेब्रीज, वेदरिंग का मतलब होता है आपकी चट्टान अपनी जगह पर टूट फूट कर गिर जाती है, फिर कोई हवा आती है, हवा आके यहाँ से इसको क्या ले जाती है, बाहर ले जाती है, साथ ही साथ इसका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो ये देखो ये यहाँ तक पूरा आपका कहाँ तक बहती आएगी, यहाँ तक पूरा आपका प्लेन में, और फिर एंड में आके इसको ओशियन में क्या कर देती है, ये नदियां डिपोजिट कर देती हैं। तो ये क्या हो गया, डिपोजिशन। वेदरिंग आपका स्टैटिक जो वेदरिंग आपका क्या है, स्टैटिक प्रोसेस है, जबकि आपका इरोजन अनस्टैटिक प्रोसेस है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है आपकी डेब्रीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। अब जो ये फ्लूवियल लैंडफॉर्म होते हैं, फ्लूवियल का मतलब है पानी के द्वारा जो आपकी आकृतियां बनती हैं, इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, आपका इरोजनल लैंडफॉर्म और दूसरा है आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ये 2 ही है ना आपकी, इरोजनल और डिपोजिशनल। ठीक है, क्या है, अपरदनात्मक भू आकृतियां और निक्षेपण स्थल रूप। अपरदनात्मक यानी कि इरोजन के द्वारा, या दूसरा डिपोजिशन के, जहां पे आपका सेडिमेंट एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो उसको बोला जाता है आपका डिपोजिशन। और अपर्दन होता है जहां से आपका मटेरियल विंड वाटर के द्वारा एक स्थान से उठा लिया जाता है और उसको कहीं दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो उसको बोला जाता है इरोजन। और आपका जो फ्लूवियल इरोजन है, आपका फ्लूवियल इरोजन को 3 तरीके से पढ़ा है। आपका कटाव सबसे पहला, इरोजन, इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन और फिर है आपका डिपोजिशन। ये आपको याद रखना है। अब आपको पढ़ना है कि ये रिवर का इरोजनल वर्क। आपको सबसे पहले तो ये इरोजन वर्ड कहाँ से दिया ये बताया गया, उसके बाद आपको ये बताया गया है कि इरोजन कब मैक्सिमम होगा। तो ये जो कंडीशन आपको पढ़नी है, ये अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो ये कहते हैं जो आपका वर्ड इरोजन है ये कहाँ से निकला है। आपका इरोजन जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है इरोडेर। ठीक है, जिसका मतलब है टू ग्नो। हिंदी में देख लेते हैं, इरोजन शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द इरोडेरे से हुई है, जिसका अर्थ है आपका कुतरना। आया समझ में, कुतरना क्या होता है, काट देते हैं ना। जैसे हमने कभी जो कभी चूहा है, चूहे का कपड़ा काटना देखा है, वो कुतर देता है, काट छोटा थोड़ा 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 करके क्या करता है, पूरे कपड़े को क्या कर देता है, कुतर देता है, काट देता है। तो इरोजन का मतलब होता है काट देना। और ये कहते हैं वास्तव में कटाव एक गतिशील प्रक्रिया है। ये यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, ये याद रखना कि इरोजन आपका एक मोबाइल आपकी प्रोसेस है, जिसमें आपके चट्टानों और अन्य जो सामग्री होती है, अन्य जमा सामग्री से भू सामग्री को हटाना शामिल है। यानी कि इसमें जो आपकी रॉक्स होती हैं, रॉक्स की ये जो भू सामग्री होती है, उसको इसके प्लेस से हटाया जाता है, यानी कि रिमूव किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लो कि आपका इरोजन एक क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है, जिसमें आपकी जो टॉप लेयर है, आप टॉप लेयर से जो जियो मटेरियल है, रॉक की जो लेयर है, और ये रॉक है, रॉक की जो ऊपर की परत है, वहां से इस जियो मटेरियल को रिमूव किया जाता है और कहीं और जाके क्या कर दिया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब एक ये कंडीशन कहते हैं कि जो आपका लोड, लोड क्या होता है, आपका सेडिमेंट, यानी कि आपका जो नदी है, नदी में आपके सेडिमेंट की मात्रा कितनी है।
आपका जो लोड है, लोड की जो मात्रा है वो ऑप्टिमल होनी चाहिए, यानी कि आपका जो भार है, नदी में जो भार है, जो वजन है, उसकी जो मात्रा है वो इष्टतम होनी चाहिए। अब देखो ये क्या कहते हैं, द रिवर शुड नाइदर बी ओवरलोडेड नॉर अंडरलोडेड। ये कहते हैं ये आपकी रिवर है, इस रिवर से ना, इस रिवर में ना तो जो आपकी चट्टाने या जो सेडिमेंट है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, या ना फिर बहुत ज्यादा कम, यानी कि जो आपका क्या है, आपका जो भार है, नदियों में जो भार है, भार क्या होता है, जैसे आपका रेत, मिट्टी मिट्टी, गाद, ये ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज अगर आपकी जो रिवर ओवरलोडेड होगी, यानी कि उसमें मटेरियल बहुत ज्यादा होगा इन रिलेशन टू इट्स ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी, ये कहते हैं कि इसमें जो आपका ये सेडिमेंट है, ये लोड है, ये तो ज्यादा है, लेकिन इसकी ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी यानी कि परिवहन करने की क्षमता है वो क्या है, वो कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इट वुड स्टार्ट डिपोजिशन ऑफ एडिशनल लोड। तो ये रिवर क्या करेगी, जब नदी, नदी का जो पानी होता है उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपने साथ लाए गए सेडिमेंट को आगे ले जा सके, तो वो क्या करता है, उस सेडिमेंट को वही डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और अगर आपकी रिवर अंडर लोडेड होगी, यानी कि आपकी रिवर में जो पानी की कैपेसिटी है वो तो ज्यादा है लेकिन उसमें सेडिमेंट कम है, तो आपका जो इरोजन वर्क है वो क्या होगा, जीरो होगा ही नहीं, ना के बराबर आपका इरोजन होगा। ठीक है, तो अब आपको ये जो फ्लूवियल और रिवर लोड के बीच में कुछ सिचुएशन है, और आपको ये सिचुएशन जाननी है, और इससे आपको पता लगेगा कि कौन सी कंडीशन में आपकी रिवर का इरोजन ज्यादा हो। ये देखो यहाँ पे, नदियों पर न तो अधिक भार होना चाहिए और न ही कम भार, क्योंकि यदि नदी अपनी परिवहन क्षमता के सापेक्ष में अधिक भार है तो अधिक भार का क्या है, जमाव शुरू हो जाएगा। नदी उसको क्या करता है, जब नदी की ट्रांसपोर्टिंग यानी कि परिवहन क्षमता कम और उसमें सेडिमेंट ज्यादा है, तो पानी क्या करता है, उसमें जो सेडिमेंट है ना उसको नीचे छोड़ना शुरू कर देता है, जिससे वो वही जम जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यदि नदी पर भार क्या है, यदि नदी पर आपका भार कम है तो कटाव जो करे यानी कि इरोजन जो है वो क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये रिलेशनशिप देखो, आपका कब मिनिमम और मैक्सिमम होगा इरोजन, इरोजन बिकम मिनिमम, आपका नदी के द्वारा इरोजन सबसे कम कब होगा, जब आपका जो रिवर का लोड है वो क्या होगा, erosion become minimum in the absence of required amount of river load। यानी कि ये क्या कहते हैं, अगर आपकी नदी है, नदी में जो आपका भार है वो बहुत कम होगा, यानी कि अंडर लोडेड रिवर, यानी कि रिवर में सेडिमेंट की मात्रा बहुत ज्यादा कम होगी, तो उसकी वजह से आपका इरोजन क्या होगा, मिनिमम। लेकिन वही अगर आपका इरोजन, दूसरा इरोजन तब भी कम होगा जब आपकी रिवर, व्हेन द रिवर हैज मैक्सिमम लोड। देखो, अगर आपकी नदी में बहुत ज्यादा भार है तो भी कम आपका इरोजन होगा, और नदी में अगर आपका बहुत ज्यादा भार है, लोड बहुत ज्यादा है, सेडिमेंट बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से भी आपका इरोजन कम होगा। इरोजन कब ज्यादा होगा, जब आपकी नदी में उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भार होगा, तो तब आपका इरोजन ज्यादा होगा। ये तीन सिचुएशन आपकी है। सबसे पहली सिचुएशन, आपका इरोजन कम क्यों होगा, अगर आपकी नदी में सेडिमेंट की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, यानी कि जितनी होनी चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा कम है, तो आपका इरोजन क्या होगा, मिनिमम। दूसरा इरोजन ऑल्सो, देखो ये आपकी नदी, इस नदी में ना देखो ये जो लाइन लगाई ना, ये मैंने शो करी कि इतना सेडिमेंट होना चाहिए। पहली कंडीशन है, अगर नदी में यहाँ तक आपका सेडिमेंट है, ठीक है, तो देखो सेडिमेंट कितना कम है, जब सेडिमेंट इतना कम होगा तो आपका इरोजन क्या होगा, कम होगा। कम से कम आपका जो एवरेज सेडिमेंट है उतना तो हो नदी में, लेकिन जब इस एवरेज सेडिमेंट से भी लो होता है तो वहां पे आपका इरोजन क्या होता है, मिनिमम। वही आपका इरोजन ऑल्सो मिनिमम कब होगा, जब आपकी रिवर में, ये आपका लोड डिसाइड किया था, होना तो आपका कितना चाहिए, आपका इक्विलिब्रियम सिचुएशन तो है, लेकिन है यहाँ तक,
ठीक है, यहाँ तक है आपका, तो इसमें भी यहाँ तक है आपको, तो इसमें भी आपका इरोजन क्या होगा, 0 होगा, मिनिमम होगा। अब इरोजन मैक्सिमम कब होगा, जब इस नदी में इसकी इतनी कैपेसिटी है, तो इस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये आपका क्या है, सेडिमेंट है, तो आपका इरोजन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये 3 सिचुएशन है जो आपको याद होनी चाहिए। हिंदी में देख लो, आवश्यक मात्रा में नदी भार के अभाव में कटाव न्यूनतम हो जाता है। नदी पर अधिकतम भार होने पर भी कटाव न्यूनतम हो जाता है। जब नदी अपनी परिवहन क्षमता के अनुसार भार वहन करती है तो कटाव सर्वाधिक होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपका ये जो लॉ ऑफ इरोजन है, ये आपको बता रखा है कि आपका जो ये लॉ ऑफ इरोजन है, ये बताता है, द लॉ ऑफ इरोजन स्टेट्स दैट द रेट एंड अमाउंट ऑफ इरोजन इंक्रीज। ये कहते हैं आपका जो रेट है और जो अमाउंट है इरोजन का, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जब तक आपकी रिवर इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है उसको क्या ना कर दे। देखो, आपका जो इरोजन है ना, वो तब तक बढ़ता रहता है जब तक आपकी जो नदी है, नदी ये कहते हैं द लो ऑफ इरोजन स्टेट। लो ऑफ इरोजन ये बताता है कि आपका जो इरोजन है वो बढ़ता रहता है जब तक आपका जो नदी की ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी है और नदी में जो लोड है उसमें इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं आ जाती। एक बार जब इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाती है, उसके बाद जो है क्या होता जाता है, उसके बाद इरोजन आपका घट जाता है। ये 2 बात बताई है। अगर देखो, जब तक आपकी नदी का जो इरोजन है वो बढ़ता रहता है, जब तक आपकी जो नदी है अपनी इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर नहीं पहुंचती। वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहाँ पर होगी, जब आपकी नदी की परिवहन क्षमता और उसमें जो सेडिमेंट है उसकी जो पोटेंशियल है वो एक जैसा हो जाता है, उसको बोला जाता है आपका, वहां पे आपका इरोजन क्या हो जाता है, फिर कम होने लग जाता है। उसके बाद जो है, जब हम एक बार इस सिचुएशन पर आ जाते हैं ना, उसके बाद हमारी क्या है, इरोजन डिक्रीज होता है। उसके बाद ये बोलते हैं इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट बी साइड द रिवर लोड। ये कहते हैं कि चलो इसको छोड़ो, सिर्फ नदी में जो भार है, जो पत्थर है उनको छोड़ो। अब वेलोसिटी, अगर नदी की स्पीड ज्यादा है तो आपका इरोजन ज्यादा होगा, स्पीड कम है तो इरोजन क्या होगा, आपका कम होगा। दूसरा है आपका चैनल ग्रेडियंट। चैनल ग्रेडियंट का मतलब है ढाल। अगर आपका ढाल ज्यादा है तो इरोजन ज्यादा, और आपका ढाल ऐसे कम है तो आपका इरोजन भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये देखो, ये लिख रखा, इरोजन बिकम मैक्सिमम व्हेन द रिवर हैविंग स्टीप चैनल। इरोजन तब ज्यादा होगा जब आपकी नदी का जो स्लोप है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा तेज ढाल वाला होगा, और अगर आपका जो स्लोप है वो ऑप्टिमल है, और अमाउंट ऑफ लोड ऑफ गुड साइज एंड हाई कैलिबर फ्लो विद हाई वेलोसिटी। देखो, ये कहते हैं अगर आपका जो चैनल है, जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से जो आपका लोड है वो बहुत तेजी से बहेगा, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी और आपका इरोजन क्या होगा, ज्यादा होगा, ये बोला गया है। देख लो कि कटाव का नियम कहता है कि नदी की परिवहन क्षमता और उसके भार के बीच संतुलन प्राप्त होने से पहले कटाव की दर और मात्रा बढ़ जाती है, जबकि जब संतुलन की स्थिति प्राप्त होने के बाद जो इरोजन है वो कम हो जाता है। और ये भी बताया जाता है कि नदी के भार के अलावा नदी की जो स्पीड होती है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर रिवर की स्पीड ज्यादा होगी तो इरोजन ज्यादा होगा, रिवर की स्पीड कम होगी, इरोजन कम होगा। वही आपका जो इरोजन है वो कब ज्यादा होगा, जब नदी का जो चैनल है वो स्टीप होगा। तीव्र चैनल का मतलब है स्टीप, तो वहां पे आपके जो इरोजन है वो ज्यादा होगी, और उसके साथ साथ अच्छे कैलिबर वाले जो सेडिमेंट है वो आएंगे और इरोजन ज्यादा करेंगे, ठीक है। अब देखो, जो आपका ये जो वेलोसिटी है, या वेलोसिटी का मतलब जो पानी की स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है, चैनल ग्रेडियंट। चैनल ग्रेडियंट यानी कि जो आपका नदी है, नदी का स्लोप कैसा है। स्टीप स्लोप है तो पानी बहुत तेजी से आएगा, जेंटल स्लोप है तो पानी रुक रुक कर आएगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि पानी का कितना ज्यादा वॉल्यूम है। अगर पानी बहुत ज्यादा वॉल्यूम में है तो आपका इरोजन ज्यादा होगा, और पानी कम वॉल्यूम में है तो आपका इरोजन कम होगा, ठीक है।
उसके बाद ये कहते हैं नॉर्मली जो इरोजनल पावर होती है स्ट्रीम की वो प्रोपोर्शनल होती है आपका वेलोसिटी के। ये कहते हैं विच इरोजनल पावर मीन्स, अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाए, अगर आपकी ये वेलोसिटी डबल हो जाए तो आपकी जो नदी का इरोजनल वर्क है वो कितना बढ़ जाता है, नदी का इरोजनल वर्क आपका 4 टाइम बढ़ जाता है। तो अब अगर मानो आपकी नदी का जो इरोजनल टाइम है, आपकी नदी की जो वेलोसिटी है वो 4 हो जाती है, तो नदी का जो इरोजनल है वो 16 गुना ज्यादा हो जाएगा। और ये आपका किसका लो है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, आपका गिलबर्ट का रिवर लो है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ये आपकी लिथोलॉजिकल, लिथो यानी कि आपकी रॉक्स और जो चट्टान होती है उनको छोड़ के, और आपका जो वहां का स्ट्रक्चर होता है उसको छोड़ के, जो आपका जियो मटेरियल, जियो मटेरियल क्या होता है, जो नदी में आपके कंकड़ पत्थर होते हैं ना वो, तो ये जो जियो मटेरियल है ये भी आपके जो फ्लूवियल इरोजन है उसके नेचर को और मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर ये आपके जियो मटेरियल्स ज्यादा होंगे, तो जब जियो मटेरियल ज्यादा होंगे तो आपका जो रिवर है, रिवर का इरोजन ज्यादा होगा, फ्लूवियल इरोजन ज्यादा होगा। वहीं आपके जियो मटेरियल्स कम है तो आपका जो इरोजन है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे जो आपका जल का प्रवाह है वो किस बात पर डिपेंड करता है, आपकी रिवर का चैनल कैसा है। अगर स्टीप स्लोप है तो आपका जो इरोजन है वो ज्यादा होगा, और आपका ढाल मंद है तो आपका इरोजन कम होगा। वही अगर आपकी पानी की मात्रा ज्यादा है तो इरोजन ज्यादा, और पानी की मात्रा कम है तो इरोजन आपका कम होगा। और देखो आपकी जो आपकी जो ये नदी के पानी की वेलोसिटी यानी कि स्पीड है वो क्या है, 2 गुना, जबकि आपका जो इरोजन है वो क्या है, 4 गुना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है इरोजन होता है। अगर 2 गुना पानी की जो वॉल्यूम है, स्पीड है, उसमें इंक्रीज होता है तो 4 गुना आपका इरोजन बढ़ जाएगा। वही अगर आपकी 4 गुना स्पीड हो जाती है पानी की तो आपका इरोजन 16 गुना बढ़ जाएगा। तो ये आपका गिलबर्ट का लॉ। आप देखे देखो टाइप ऑफ फ्लूवियल इरोजन। अब आपके जो नदी इरोजन करते हैं उसके कुछ टाइप है। सबसे पहले द इरोजनल वर्क ऑफ रिवर, जो आपकी नदी है, नदी 2 तरीके से अपना इरोजन वर्क करती है। सबसे पहला तो करती है केमिकल इरोजन, दूसरा करती है मैकेनिकल इरोजन। अब केमिकल इरोजन क्या होता है, केमिकल इरोजन होता है जब चट्टान की कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ जाता है। ये चट्टान है, चट्टान की जब केमिकल प्रॉपर्टीज में उसकी कैरेक्टरिस्टिक में चेंज हो जाता है तो उसको बोला जाता है आपका केमिकल इरोजन। केमिकल इरोजन में है आपका, देखो ये कोरोजन है, कोरोजन को ही सॉल्यूशन बोलते हैं, याद रखना, और आपका कार्बोनेशन है। वही आपका मैकेनिकल इरोजन क्या होता है, मैकेनिकल इरोजन होता है जब आपकी रॉक का ये बाहरी स्ट्रक्चर है, एक तरीके से ये जो ढांचा है इसमें जब चेंज हो जाता है, ऐसे फिर ऐसे ऐसे हो जाएगी, तो ये क्या होता है आपका फ्लूवियल इरोजन होता है। और ये जो मैकेनिकल इरोजन होता है, मैकेनिकल इरोजन आपका, मैकेनिकल इरोजन के टाइप है कोरेजन या एब्रेशन। देखो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, इस ओ से कोरोजन से सॉल्यूशन याद रखना, ये एक ही बात है। और इस ए से कोरेजन से अब्रेशन याद रखना। आपका हाइड्रोलिक एक्शन के मैकेनिकल इरोजन का टाइप, और एट्रीशन मैकेनिकल आपकी इरोजन का टाइप है। अगर आपसे पूछा जाए केमिकल इरोजन के टाइप, तो केमिकल इरोजन में है आपका कोरोजन या सॉल्यूशन और आपका कार्बोनेशन। वही मैकेनिकल इरोजन में आपका कोरेजन, अब्रेशन, हाइड्रोलिक एक्शन और एट्रीशन। अब ये कहते हैं कि जो फ्लूवियल इरोजन है ना उसको वर्टिकल इरोजन यानी कि ऐसे, जब नदी काटती रहती है, जब नदी का पानी ऊपर से नीचे वर्टिकल गिरता है तो उसकी वजह से आपकी जो घाटी है वो गहरी हो जाती है, तो इसकी वजह से आपका इरोजन होता है। और आपका लेटरल इरोजन, लेटरल इरोजन यानी कि जब नदी अपने किनारों को काटने लगती है उसकी वजह से जो नदी है, नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है, इसको बोला जाता है आपका लेटरल इरोजन। ठीक है, ये हिंदी में देख लो कि जलीय शरण के प्रकार।
नदियों का कटाव कार्य दो प्रकार से, नदियों का जो कटाव कार्य है वो दो प्रकार से होता है, आपका रासायनिक इरोजन और आपका यांत्रिक क्षरण। रासायनिक क्षरण में क्या होता है, देखो इसके एग्जांपल आपके संक्षारण यानी कि आपका कोरोजन या सॉल्यूशन, और आपका कार्बोनेशन। वही आपके यांत्रिक क्षरण में आपका एब्रेशन, फ्रिक्शन, हाइड्रोलिक और आपका एट्रिशन। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, नदी अपरदन को भी विभाजित किया गया है, नदी अपरदन नहीं, हाँ, जो आपका रिवर इरोजन है इसको दो टाइप में और डिवाइड किया गया। आपका ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कैसा होता है, नॉर्थ टू साउथ, और आपका पार्श्विक होता है ऐसे जो किनारों को काटती है। तो जब नदी अपनी घाटी को काटने लगती है तो उसके कारण आपकी घाटी गहरी हो जाती है, और जब नदियां आप अपने किनारों को काटने लगती है तो उसकी वजह से आपकी नदी की जो घाटी की चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, इसको बोला जाता है आपका लेटरल इरोजन। ठीक है, तो अब ये देखो, ये आपका जो केमिकल इरोजन है ना उसके टाइप दे रखे हैं। सबसे पहले आपका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को आप कोरोजन भी बोलते हो। ये कोरोजन कब होता है, जब आपकी जो लाइमस्टोन रॉक है यानी कि चूना पत्थर की चट्टानों के साथ आपका पानी का जब रिएक्शन हो जाए, या कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से आपके क्या बनता है, उसकी वजह से आपका जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है आपका सॉल्यूशन या कोरोजन। ये बताया मैंने इसकी ट्रिक, ओ से याद रखना, सॉल्यूशन और कोरोजन। ठीक है, क्या याद रखोगे, इस ओ से याद रखना। सॉल्यूशन कब होता है, जब आपकी ऐसे चट्टाने होती है जो पानी के साथ क्या करती हैं, जो पानी के साथ घुल जाती है, उसको बोला जाता है आपका सॉल्यूशन। जैसे आपकी कार्बोनेट रॉक यानी कि आपकी जो चूना पत्थर की चट्टाने हैं, चूना पत्थर की चट्टाने ऐसी चट्टाने हैं जो क्या करती है, जो पानी के साथ इजीली घुल जाती है और आपके लैंड फॉर्म बनाती है, तो उसको बोला जाता है कोरोजन या सॉल्यूशन, जिसमें पानी चट्टान के साथ रिएक्ट करते हैं और उसका इरोजन कर देती है। उसके बाद है आपका अब्रेशन या कोरेजन। अब अब्रेशन या कोरेजन क्या होता है, अब्रेशन या कोरोजन होता है जब आपके ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जब नदी के साथ आते हैं और पानी के कारण ये जो आपकी नदी की तली होती है उसके उससे घिसट घिसट के चलते हैं। एब्रेस का मतलब होता है घिसट के या घिसड़ खा कर चलते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो मिट्टी है उसका इरोजन होता है और इसको बोला जाता है एब्रेशन या कोरोजन। ठीक है, ये कहते हैं एब्रेशन और कोरोजन में इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ लूजेंट मटेरियल ऑफ द रॉक ऑफ वैली वॉल्स एंड वैली फ्लोर विद द हेल्प ऑफ इरोजनल टूल। यानी कि आपकी जो घाटी है, घाटी के ऊपर से जो आपकी पतली परत है यानी कि ढीली ढाली जो आपकी सोइल है उसको हटा देते हैं, किसकी हेल्प से, आपकी किसकी हेल्प से सोइल को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, एब्रेशन प्रोसेस में करते हैं। और इस सोइल में आपके पेबल कोबल यानी कि पत्थर, पत्थर से छोटे भी जो पत्थर होते हैं उन सबको इंक्लूड किया जाता है। अब ये जो एब्रेशन है, एब्रेशन किस पर डिपेंड करता है, आपकी रॉक का नेचर। ये जो आपका तली है, समुद्र की तली कैसे है, क्या ये सॉफ्ट रॉक से बनी है, क्या ये हार्ड रॉक से बनी है। सॉफ्ट रॉक से बनी है तो इरोजन ज्यादा, हार्ड रॉक से बनी है तो इरोजन कम। फिर साइज कितना ज्यादा, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है। कैलिबर कितना है, कैलिबर का मतलब है कैपेबिलिटी है या नहीं नदी में इरोजन करने की। ठीक है, तो ये कहते हैं आपके जो ये बोल्डर होते हैं, कोबल होते हैं, पेबल होते हैं, ये अलग अलग साइज के होते हैं। ठीक है, और और अलग अलग एंगुलर के बनते हैं ये, जिसकी वजह से ये आपकी जो इरोजन है, अपरदन है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है। जनरली इनको हम ड्रिलिंग टूल भी बोलते हैं। जब देखो ये आपका नदी है, नदी यहाँ पे आपका क्या है, ये वाटरफॉल बन गया, वाटरफॉल की वजह से यहाँ पे नीचे जो आपका लैंड सरफेस है इसमें क्या हो गया, बिल्कुल इसमें होल से हो गए, और इसको क्या बोला जाता है, ड्रिलिंग टूल बोला जाता है। एक बार हिंदी में देख लो। वैसे हिंदी में आपको समझ में आ गया होगा कोरोजन या सॉल्यूशन क्या होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आया हो।
हाँ जी यशवंत, सेडिमेंट का मतलब होता है आपके सिल्ट, क्ले, मड। ये एट्रीशन का मतलब अभी मैंने बताया नहीं है। पोर्ट होल इसी प्रोसेस में बनते हैं। हाँ जी बिल्कुल, पोर्ट होल इसी प्रोसेस में बनते हैं। पोर्ट होल तब बनेंगे जब आपका एट्रीशन होगा। अभी देखो, पहले एब्रेशन तक बताओ मुझे, एब्रेशन तक सबको समझ में आ गया? बताओ बेटे, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? ये आपके जो प्रोसेस है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बताओ फिर मैं आगे चलती हूँ।
हेलो 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 बेटे, अब देखना आपको वॉइस आ गई है, अब आ गई होगी आप सबको वॉइस। हाँ, अब मैं एक बार बेस लेवल का कंसेप्ट मैंने समझाया था वो समझा देती हूँ, यानी कि वो पूरा ही गया। देखो, बेस लेवल का कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले तो देखो बेस लेवल दिया किसने है। बेस लेवल का कंसेप्ट दिया है आपका पावेल ने। पावेल ने कब दिया है? 1875 में। अब ये बेस लेवल या आधार स्तर क्या होता है? ये बेस लेवल वो लेवल का एक लास्ट लिमिट होती है, यानी कि इसके बाद नदियां अपना वर्टिकल इरोजन नहीं कर सकती, यानी कि इसके बाद कोई भी नदी लैंड पार्ट का इरोजन नहीं कर सकती। ठीक है, ये होता है आपका बेस लेवल। बेस लेवल आपकी लिमिट होती है मैक्सिमम वर्टिकल इरोजन की। एक नदी के द्वारा जो मैक्सिमम लिमिट होती है इरोजन की वो होती है आपकी बेस लेवल। और इस लिमिट के बाद, इस लाइन के बाद कोई भी नदी जो है वर्टिकल इरोजन नहीं कर सकती, अपनी घाटी को गहरा नहीं कर सकती, क्योंकि ये बेस लेवल क्या है आपका? सी लेवल। बेस लेवल को क्या माना गया? आपका सी लेवल। ये आपका सी लेवल है। इस बेस लेवल के बाद आपकी जो नदियां है, बेस लेवल में आपकी जो नदियां सी में गिर जाती है, और सी लेवल को ही आपका बेस लेवल बोला जाता है। अब एक बात देखो, जब आपकी नदी ओशियन में गिर जाती है तो सी लेवल तो वही होता है ना। सी लेवल आपके समुद्र से लिया जाता है। इस सी लेवल से आप हाइट को मेजर करते हो, क्योंकि आपका समुद्र में जो पानी होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है ज्यादा। ये अच्छा, एक बात बताओ, लैंड पार्ट को, लैंड पार्ट से हम ऊंचाई क्यों नहीं मेजर करते? क्योंकि आपका लैंड कहीं पे बहुत ज्यादा हाई है, कहीं पे बहुत ज्यादा लो है। लेकिन आपका पानी का नेचर कैसा है? ये स्टेबल रहता है। पानी के जो ऊपर की परत है वो स्टेबल है, इसलिए आपके सी लेवल को चूज किया जाता है और उस सी लेवल से फिर आपकी मेजरमेंट की जाती है। तो अब सोचो, जब आपकी नदी समुद्र में गिर जाएगी तो क्या उसके बाद वो किसी भी चीज का इरोजन कर पाएगी? क्या उसके बाद कोई लैंड पार्ट आता है? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद तो समुद्र में गिर जाएगी। अगर नदी को फिर अगर इरोजन करना है तो उसको तो फिर 6000 नीचे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि समुद्र का तल तो 6 से 8000 के बीच में है। जब वो इतना नीचे जाएगी तो ही क्या होगा? इरोजन होगा। तो ये क्या है आपका? ये वो सीमा होती है जिसके बाद नदी इरोजन नहीं कर पाती। इसको बोला गया आपका बेस लेवल या आधार स्तर। और इस बेस लेवल को ही क्या बोला गया? आपका सी लेवल बोला गया है। ठीक है, यानी कि इस सी लेवल के बाद नदी किसी भी ड्राई लैंड यानी कि सूखी जमीन का इरोजन नहीं कर पाती है। ये लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट, यानी कि यहीं तक आपकी जो नदी है इरोजन कर पाती है। इसके बाद यहाँ पे नदी इरोजन नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये होता है आपका बेस लेवल ऑफ इरोजन। आपको आया बेटे समझ में? यशवंत, आप एक बात देखो, जब आप आपका बेस लेवल किसको बोला गया है? बेस लेवल का मतलब है आपका सी लेवल। आपकी नदी समुद्र में गिर जाती है, क्या समुद्र में जाके आपका कोई लैंड पार्ट होता है क्या? आपका समुद्र में कोई लैंड पार्ट होता है क्या? नहीं ना। सी लेवल में क्या होती है? आपकी नदी उस पानी में समा जाती है, उसके बाद वो किसी भी लैंड पार्ट का इरोजन नहीं कर सकती। इसलिए ये बोला गया है कि ये बेस लेवल तक ही आपकी जो नदी है वो इरोजन कर सकती है, उसके बाद ये नदी इरोजन नहीं कर सकती। और बेस लेवल को क्या माना गया है? बेस लेवल को माना गया आपका सी लेवल। सी लेवल वो लेवल होता है जहां पे आपकी पानी जो होता है प्लेन होता है, समतल होता है। ठीक है, तो आपका उसके बाद किसी भी, जब नदी आपकी समुद्र में ही मिल जाएगी तो वहां पे तो कोई लैंड पार्ट होगा ही नहीं। वो कैसे किसी लैंड का इरोजन करेगी? आप ये खुद ही सोचो ना। क्या कर सकती है कोई इरोजन लैंड का? नहीं कर सकती ना। तो इसको बोला जाता है आपका बेस लेवल। देखो, आज की मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया शुरू में ही बता दिया था कि आज आपकी एक क्लास ही होगी। ठीक है, आपकी दूसरी क्लास नहीं होगी। कल आपकी मैं 3 क्लास ले लूंगी। कल क्योंकि छुट्टी है तो मैं आपकी 3 क्लास ले लूंगी, अगर आप बोलोगे, नहीं तो 2 ही क्लास रख लेंगे। कल फिर आपका जो
ये जियो ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ हम दूसरा भी जो चैप्टर है वो शुरू कर देंगे, यानी कि टॉपिक 16 में आपका जो है एरिड जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसको कंप्लीट कर लेंगे। सुबह क्लास लेनी है, कितने बजे लूँ सुबह क्लास? 10 बजे या 11 बजे? 11 बजे सबके लिए ठीक है, एक क्लास 11 बजे ले लेती हूँ। उसके बाद फिर आपका एक क्लास 6 बजे, एक क्लास 8 बजे, वही ठीक है। तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो आज की एक क्लास मिस हुई है ना वो कल हो जाएगी। तो बोलो बताओ, ले लोगे कल सब क्लास? किसी को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत तो नहीं है बेटे? क्योंकि बेटे आज अभी आपकी जो है ना पेपर 1 की क्लास है 7 बजे, तो इसलिए आपकी 7 से 8 बजे क्लास होगी, फिर 8 से 9 बजे लगातार क्लास नहीं हो सकती है, थोड़ा सा बीच में गैप देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर पीपीटी भी नहीं बन पाएगी, इसलिए आज आपकी क्लास नहीं हो पा रही है। और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए भी मैंने आपकी क्लास नहीं ली है, ठीक है। तो कल आपकी 3 क्लास हो जाएंगी, मैं वही चीजें कल कवर कर दूंगी, और कल आपकी छुट्टी भी है, ठीक है। बेटे यशवंत 11 बजे कर लो, क्योंकि 11 बजे सबको सूटेबल रहता है, कल छुट्टी तो है। कल मेरी भी छुट्टी है, तो मैं थोड़ा लेट उठूंगी ना। अब मैं थोड़ा लेट उठूंगी, मान लो मैं 9 बजे उठी, तो 9 से 10 बजे आपकी पीपीटी बना लूंगी। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, अगर मेरी 10 बजे तक पीपीटी बन गई तो फिर मैं 11 बजे क्लास ले लूंगी। 9 बजे 9 साढ़े 9 तक पीपीटी बन गई तो 10 बजे ले लूंगी, नहीं तो 11 बजे तो आपकी क्लास है ही है फिर। ओके, समझ गए बेटे? हाँ जी, बिल्कुल। कोई भी डाउट हो तो बता देना, क्लियर कर लेना। बाकी अब आप जो लोग हैं वो क्लास लीव कर सकते हो, अब हम कल मिलेंगे। और वेलकम काजल, थैंक यू, एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना, ओके। तो मिलते हैं कल बेटे, कल की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो ना आपको क्लास के रिगार्डिंग, तो आप वो पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, तो मैं आपका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं आपका 9:30 बजे 9 बजे तक अपलोड कर दूंगी आपको। 9 साढ़े 9 बजे तक आप चेक कर लेना। आपका वो माउंटेन बिल्डिंग वाला और 2-3 टॉपिक रहते हैं, तो मैं उन्हें कल अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो कल सुबह 11 बजे आपकी क्लास है, आज वाली क्लास नहीं हो पाई ना वो, तो कल मैं सुबह 11 बजे ले लूंगी, और फिर दो आपकी क्लास वो सेम ही रहेंगी, ओके। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, थैंक यू एंड बाय बाय।